दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पल डराने वाला है और शायद इस देश के लिए सबसे ज्यादा त्रासदीदायक है मौजूदा पल, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिन पॉलिटिशियंस ने इस देश की कमान अपने हाथों में ली हुई है, वही पॉलिटिशियन जिन जिन बातों का जिक्र लगातार मौजूदा वक्त को लेकर करते रहे, अगर उससे कहीं ज्यादा गुना विभत्स स्थिति इस देश के सामने लगातार आ रही है और आने वाले वक्त में वो और ज्यादा गहराएगी, तो क्या इस देश के पढ़े लिखे लोगों को अब सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कमान उन्हीं पॉलिटिशियंस के हाथ में सौंपी जा सकती है जो नाकाबिल हैं? आज इस बात का जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि एक बड़ी कतार इस देश के भीतर में है जो कि हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए बेताब रहती है। इस देश के भीतर में भी ऐसे बड़ी तादाद में छात्र हैं जो चाहते हैं किसी तरीके से आईआईटी में एडमिशन हो जाए, आईआईएम में एडमिशन हो जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी तरह से वो शामिल हो जाए, उसमें एडमिशन हो जाए, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन हो जाए। देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट यही है और यहां तक पहुंच पाने की स्थिति में देश के सिर्फ 3% बच्चे ही होते हैं। तो आज सीधी उनसे गुहार भी है और शायद सीधा उनसे संवाद भी है जो हायर एजुकेशन तक पढ़ने की स्थिति में इस देश का युवा आ रहा है, आने वाला है और जो वहां से पढ़कर निकल चुका है। इस देश को कमान खुद के हाथों में लेनी होगी, अन्यथा देश की स्थिति क्या हो जाएगी उसका एक संकेत आज दिल्ली से निकला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब इस बात का जिक्र करते हैं कि जुलाई के अंत तक सिर्फ दिल्ली में ही 5.5 लाख कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब यह है कि आने वाले अगले 50 दिनों में हर दिन 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस दिल्ली में होंगे। तो क्या लॉकडाउन को लेकर जो सोच थी और लॉकडाउन को सफल बताने के लिए जो एक पूरी मशक्कत इस देश के भीतर चल रही थी और इन सब के बीच जिस तरीके से वायरस से निपटने को लेकर एक तैयारी लगातार दिखाई दे रही थी, वह सब कुछ फ्रॉड था। यकीन जानिए 10 अप्रैल से पहले ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक इंटरनल एनालिसिस की एक रिपोर्ट भी आई। इतना ही नहीं, जो कि सरकार की नीति आयोग है और जो सरकार ने टास्क फोर्स में जिन मेंबर्स को जोड़ा है वहां से जुड़े हुए विनोद पॉल भी हैं, उन्होंने भी सरकार को जानकारी दी थी कि आने वाले वक्त में किस तरीके की भयावह स्थिति हो सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जब आज 5.5 लाख पॉजिटिव होने का अंदेशा दिया तो यह डराने वाला सच इसलिए घातक है क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्योंकि दिल्ली में अगर 5.5 लाख लोग होंगे, जो कि अभी पूरे देश की स्थिति में उस तरीके से शामिल नहीं हो पा रहे हैं हम, जब इतनी बड़ी तादाद में मरीज होंगे, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और लॉकडाउन का मतलब यह माना गया, तमाम दुनिया के देशों में यह भी माना गया कि लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी दौर में महामारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और इसको तैयार नहीं करके हम लोग सिर्फ इसी में फंसे रह गए कि क्या लॉकडाउन के जरिए हम वायरस को रोक पा रहे हैं, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि जी नहीं, ये रोक नहीं पा रहे हैं और ये आने वाले वक्त में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तब्दील हो जाएगा। और उसका मतलब ये होता है कि एक वायरस किसके जरिए कहां जा रहा है ये पता नहीं चल पाता है। तो क्या ये सारी चीजें नहीं बताने की स्थिति में पॉलिटिक्स इसलिए होती है इस देश के भीतर में कि क्या एक संवेदना जनता के साथ है कि हम बड़ी जानकारी ना दें या आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा ये ना बताएं? जर्मनी में जो मार्केल ने जानकारी दे दी कि 70% लोग इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। अमेरिका में ये जानकारी आई, ब्रिटेन में ये जानकारी आई, इटली में ये जानकारी आई, लेकिन भारत में चीजें छुपाई जाती हैं। हर चीज सत्तानुकूल है। तो ऐसे पॉलिटिशियंस के हाथ में वह तबका जो इस देश में एक लिहाज से ब्रेन माना जाता है, हमें लगता है आज उससे हम संवाद बनाना चाहते हैं और खास तौर से तब संवाद बनाना चाहते हैं जब उसके अपने रास्ते भी बंद हो रहे हैं। अपने रास्ते 2 तरीके से बंद हो रहे हैं। हमारे यहां इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज कर दिया गया है मैक्सिमम, जिससे जरिए एजुकेशन में भी मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन मौजूदा वक्त का संकट दोहरा है। एक तो यह है कि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स देश के भीतर में हैं, वहां पर अब कैंपस इंटरव्यू हो पाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। दुनिया की जिन कंपनियों ने वहां कैंपस इंटरव्यू किया, वह अब अपने शटर डाउन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको नहीं हायर कर सकते हैं।
या फिर आपको घर से ही काम करना पड़ेगा, या फिर जो आपको पैकेज दिया जा रहा था वो पैकेज भी हम नहीं देंगे। जितनी बड़ी तादाद में भारत से बाहर बच्चे जाते हैं उनके सामने अब इस बड़ा संकट है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जितनी बड़ी तादाद में वो फीस देकर बाहर जाते हैं, हमें लगता है सबको एक साथ मिलकर सोचना है कि इस देश की कमान क्या वाकई इन्हीं पॉलिटिशियंस के हाथ में दी जाए। क्योंकि जिस फेरिस्त का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं उसमें पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, इस देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन को लेकर सरकार का नजरिया क्या है। इस टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईसी एससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे सरकार का जो बजट जाता है उस बजट का सिर्फ 3% ही छात्रों पर खर्च होता है। यह देश दुनिया के उन सबसे गरीब देशों में से एक है जो एजुकेशन पर ना सिर्फ सबसे कम खर्च करता है बल्कि अपने सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे और वहां के छात्रों पे सबसे कम खर्च करता है। गवर्नमेंट फंडिंग जो होती है आईआईटी की लगभग 26.96% जो हायर एजुकेशन का हिस्सा है वो उसके पास जाता है, लेकिन स्टूडेंट पे खर्चा होता है 1.18%। एनआईटी के पास जाता है 17.99%, स्टूडेंट पे खर्चा होता है 1.37%। आईआईएम में 3.35% का बजट शिफ्ट होता है, 0.12% जाता है स्टूडेंट के हिस्से में। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बजट है 2.28% का, स्टूडेंट पे 0.05%। और इस देश का जो हायर एजुकेशन का बड़ा बजट है वो इस देश के बाकी जो लगभग 900 यूनिवर्सिटीज चल रही है इस देश में अलग अलग जगहों पर, उस पे खर्च होता है, और वहां पे इस देश के स्टूडेंट्सों की तादाद लगभग 97.4% है। इसको अगर आप सरलता से और समझना चाहें तो उसके समानांतर हमें लगता है दो बातों को समझना होगा। एक, भारत से कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर चले गए, भारत के भीतर जो कैंपस इंटरव्यू करने जो टीम आई थी वो कौन थे और उन्होंने क्यों वापस ले लिया, और हमारे देश के भीतर में जब बच्चा पहली में एडमिशन लेता है और वहां से जब हायर एजुकेशन तक पहुंचता है तो उसकी तादाद कैसे कम होने लगती है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय बच्चों की तादाद जब बढ़ती चली गई, अब वो वहां नहीं जा सकते हैं तो उन्हें इस देश के भीतर रहना है, वो क्या करें। इस देश के भीतर की सरकारें जब मजदूरों के लिए रोजगार नहीं दे सकती है और महंगा जो बेरोजगारी भत्ता है उसके बारे में जानकारी देती है कि हम 3,500 रुपए आपको देंगे, तो कल्पना कीजिए कि हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं होंगी। वो कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी लेवल पे आप सोच सकते हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी भी काम करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी काम करती है, हर जगह अपने तरीके के, लेकिन एजुकेशन इनके हिस्से में नहीं आता। और ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिनको हमने सारी कमान दे दी है कि आप ही को इस देश के भीतर में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है। तो जरा इस सच को आज समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के भीतर में जो हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन हुआ है वह तकरीबन 3,30,00,000 है। हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट भी आता है, और भारत में जो ओवरऑल एजुकेशन के लिए होता है लगभग 11-12 करोड़ होता है। जो बच्चे पहुंच पाते हैं 10th तक, उनकी तादाद तकरीबन 12 करोड़ मान लीजिए अगर होती है, तो उसमें से सिर्फ 3 करोड़ ही बच पाते हैं। और उसका जब हमने हिस्सा निकालना शुरू किया कि इस देश के भीतर का सच क्या है, तो सच इतना भयावह है और ये सच इतना डराने वाला इसलिए है क्योंकि भारत के भीतर में कोई स्थिति बनती ही नहीं है कि आप किसी भी हालत में एजुकेशन पे ध्यान दे पाए। क्योंकि एक स्थिति यह बतलाती है कि भारत से जो लोग बाहर जा रहे थे अब वो कैसे जाएंगे, ये एक सवाल है। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 8,85,00,000 बच्चों ने वहां एडमिशन लिया, उसमें से हायर एजुकेशन तक पहुंचे 3,50,00,000, यानी 5,35,00,000 बच्चे हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए। यह भारत का सच है। वो किस रूप में स्किल्ड होते हैं, किस रूप में मजदूरी करते हैं, यह एक अलग हिस्सा है। लेकिन आज तो संवाद उनसे हो रहा है जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। उनसे गुहार है कि अब उस देश की कमान संभालने के लिए सीधे सीधे इस पॉलिटिक्स में समझना शुरू करें और इन पॉलिटिशियंस को दरकिनार करें। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो 3.5 करोड़ बच्चे जो हायर एजुकेशन में नामांकन भी जिनका होता है, एडमिशन भी होता है, इसके सिर्फ 3% बच्चे ही हैं जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जिसमें आईआईटी, आईएम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाते हैं।
दूसरी स्थिति है कि इस देश के भीतर में एक तबके के पास मनी भी है, उसकी अपनी डिमांड भी है, एक मार्केट अवेलेबिलिटी भी है, इसीलिए एक बड़ी तादाद में बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि तकरीबन पिछले साल 8 लाख से ज़्यादा बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका गए थे, कनाडा गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, सऊदी अरब गए थे, चाइना भी गए थे बच्चे, और इनका भी एक अपना इतिहास है। पिछले साल सरकार की जब रिपोर्ट आई 2019 की, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया, अब 2020 की भी रिपोर्ट आ गई है, अप्रैल के महीने की एक रिपोर्ट जारी होती है, उसमें बताया गया जो छात्र जो बाहर पढ़ने जा रहे थे उन्होंने फीस के तौर पर जो पैसा बाहर भेजा है डॉलर के तौर पर, वह लगभग 1911 करोड़ है। इस साल अप्रैल में सिर्फ 595 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। तो ये 595 करोड़ उनके हैं जो कि 3 से 5 साल का कोर्स कर रहे थे बाहर, या जिनको अभी फीस वहां पर देनी थी, इस दौर में वो भारत आ गए हैं, लेकिन 595 करोड़ उन्होंने फीस के तौर पर दिए हैं। पहला इंडिकेशन क्या आ रहा है? बाहर जाने के रास्ते बंद हो रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा। बाहर की यूनिवर्सिटी या देश जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें इस साल एक संकट है हमारे सामने। उसके भीतर की स्थिति है जब जिन 8 लाख का हम जिक्र करते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में भारत का ब्रेन ड्रेन होते रहा है। आज उनसे हम गुहार कर रहे हैं। अमेरिका जाने वालों की तादाद 2004-05 में 76,000 थी, जो कि 14-15 में बढ़ के, जब मनमोहन सिंह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था मोदी की दिशा में, 76,000 से बढ़कर 1,32,000 हो गए थे, और आज की तारीख में 2,11,000। इन 5 बरस में हमने बड़ी छलांग लगाई और बच्चे बाहर पढ़ने जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया में 2004-05 में 23,000 बच्चे जाते थे, 2014-15 में 35,000 जाते थे, और आज की तारीख में 1,20,000 बच्चे जाते हैं। कनाडा में 7,456 बच्चे 2004-05 में गए थे, 2014-15 में 48,000 बच्चे पढ़ने गए, और आज की तारीख में 1,72,000 बच्चे कनाडा जाते हैं। चाइना का जिक्र इसलिए यहां बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के बच्चे जाते हैं। इस बार तकरीबन 23,000 बच्चे जो गए, उसमें से 21,000 मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए गए। 16,000 2014 में जा रहे थे, 2004-05 में लगभग 5,500 जा रहे थे। तो चाइना जाने वाले बच्चों की भी आगे बढ़ोतरी होती चली जा रही है। यही हाल यूनाइटेड किंगडम का है, यही न्यूजीलैंड का है, यही जर्मनी का है। इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे जा रहे हैं, उसमें से अलग अलग राज्यों का हिस्सा भी देखिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सबसे ज़्यादा बच्चे, लगभग 25%, मुंबई से 15% बच्चे, चेन्नई से 8% बच्चे, दिल्ली से 7% बच्चे, बेंगलोर से 7% बच्चे, अहमदाबाद से 7% बच्चे, पुणे से 5% बच्चे, कोलकाता से 3% बच्चे, और ये 77% हो गया। बाकी 23% अलग अलग जगह से छिटपुट आप मान के चलिए। इसका मतलब यह है कि देश के तमाम राज्यों से बच्चे, कम संख्या में ही सही, लेकिन वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सवाल हमारा आज उनसे भी है कि दरअसल अपने अपने राज्यों की राजनीति को भी अगर वो समझ रहे हैं और वो दुखी हैं उस राजनीति से, तो कल तक तो आप सोचते थे कि विदेश भाग जाएंगे, लेकिन अब इस देश को मथने के लिए तो सामने आई, और जिन राज्यों में है उन राज्यों की राजनीति को आप चैलेंज तो कीजिए, फैक्ट्स के साथ चैलेंज कीजिए। क्योंकि फैक्ट्स के साथ चैलेंज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया और जब दूसरी और तीसरी बार लॉकडाउन हुआ, तो यह बताया जा रहा था कि लॉकडाउन होने की वजह से ही केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन जब खत्म हो रहा था तो कहा जा रहा था हमको अब इन वायरस के साथ ही जीना है। लेकिन दिल्ली की स्थिति जब आ रही है कि आने वाले दिनों में 5.5 लाख सिर्फ जुलाई के महीने तक पहुंच जाएंगे और 80,000 बेड्स दिल्ली में चाहिए, तो इस देश के भीतर में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं आपके सामने, और इस देश के भीतर में हम डॉक्टर्स तैयार नहीं कर पाते हैं। जो प्राइवेट तौर पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। इस देश में आज डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉयज की कमी है। तो ऐसे पॉलिटिशियंस के हाथ से हम देश चलवा रहे हैं जो कि गलत भी जानकारी देते हैं, और जबकि खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की इंटरनल एनालिसिस बतलाती है, खुद सरकार के व्यक्ति विनोद पॉल है, वो जानकारी देते हैं। उनका एक जगह पूरा का पूरा पर्चा हमने देखा, जो पर्चा दिया कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। इस स्थिति में है तो हम क्या इस देश को एक अंधेरी गुफा में ढकेल रहे हैं? और इस देश के भीतर में लगातार जो संकट आ रहे थे, क्योंकि हमारे देश के भीतर में जो पढ़ाई हो रही है वह उस दिशा में दुनिया की पढ़ाई के सामने बड़ी कमजोर पढ़ाई है, तो उसे भी तो मजबूत करना होगा। ऑटोमेशन की पढ़ाई हो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो, मैकेनिकल लर्निंग या डाटा एनालिसिस हो, रोबोटिक्स हो, ऑटोनोमस एंड या फिर जो मैग्नेट्रॉनिक्स कहा जाता है, मैग्नेट्रॉनिक्स, उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बतलाती है कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है, डरहम यूनिवर्सिटी है, डबलिन की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो आयरलैंड में है, उसकी जो टेक्नोलॉजी पर जो पकड़ हो गई है, जर्मनी के तमाम इंस्टीट्यूट इस दौर में आगे बढ़ते चले गए। हाइडबर्ग यूनिवर्सिटी, हैम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ फायर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, या फिर फ्रांस के यूनिवर्सिटीज को देखिए, सोरबोन यूनिवर्सिटी, पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सर्ड, इकोल पॉलिटेक्निक, या न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को आप देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटबरी। इन सब के नाम पहले आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन झटके में बीते 10 बरस के भीतर ये सारी यूनिवर्सिटीज दुनिया में छा गई और भारत की अपनी एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया। तो पढ़ने लिखने वाले लोगों को कम से कम इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी तो डेवलप करना होगा, अन्यथा जिन पॉलिटिशियंस के हाथ में सत्ता है वो कितनी त्रासदीदायक होने वाली है और वाकई ये कितनी डराने वाली स्थिति होगी। क्योंकि जो सोचिए, हम लोग जिस कैंपस इंटरव्यू के लिए बैठे रहते हैं, टोटल 23 आईआईटी हैं जिसमें 11,289 बच्चे पढ़ते हैं। आईआईएम में लगभग 20 आईआईएम इस देश के भीतर में, कुल मिला के 97 इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आप सोचिए कि जो कंपनियां बाहर से आई, जैसे गार्टनर आई, गार्टनर एक अमेरिकी बिजनेस रिसर्च और एडवाइजरी कंपनी है, इसने 11 आईआईटी के बच्चों को चुना जो दिल्ली, कानपुर और मद्रास से थे। आईआईएम के 6 बच्चों को चुना जो कलकत्ता के थे। उसने बोला हम ले पाने की स्थिति में नहीं है इस वायरस के बाद। उसने बोला जो टॉप अमेरिकी जो ऑयल कंपनी है, उसने जो हायर किया था कैंपस इंटरव्यू में विड्रॉ कर लिया। ये शलोम बर्गर कंपनी है, ये वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल फील्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मानी जाती है। इसने आईआईटी को एक लेटर भेजा कि हम पैकेज कम करेंगे या विड्रॉ करेंगे, अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाने की स्थिति में है। और इस देश के मंत्री एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हम लोग फिर से व्यवस्था करेंगे। और अब इसकी व्यवस्था की जा रही है कि फिर से कैंपस इंटरव्यू किसी तरीके से हो जाए। आईआईटी बॉम्बे ने व्यवस्था की है कि जुलाई के मिड में प्लेसमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। आईआईटी गुवाहाटी ने कहा कि हम भी जुलाई में करवाएंगे, आईआईटी गांधीनगर ने कहा। लेकिन सबके भीतर की स्थिति यह है कि 25 से 32% तक इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट के बीच में भी बच्चों के पास जॉब्स नहीं होगी। तो सोचना अब इस देश के भीतर का है, क्योंकि इस देश के भीतर के संकट को सरकार नहीं सुलझा पाएगी तो कौन सुलझाएगा। क्योंकि जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भी एक डाटा दिया, उन्होंने जानकारी दी कि मजदूरों की कमी हो गई है। ये स्किल्ड लेबर नहीं है, ये फिजिकल लेबर, अनस्किल्ड लेबर है जो सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में 52% मजदूरों की कमी है, उन्होंने जानकारी दी। लेकिन इसका दूसरा सच, जब वायरस नहीं था तो 36% मजदूरों के पास काम नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डामाडोल थी। मैन्युफैक्चरिंग में जानकारी आ रही है 44% मजदूरों की कमी हो गई है। जब वायरस नहीं था उससे पहले 28% मजदूरों के पास काम नहीं था। हेल्थ केयर और फार्मा जैसे में भी 42% मजदूरों की कमी आ गई है। वहां पर भी 16% के पास इस वायरस से पहले ढलती इकोनॉमी में काम नहीं था। इसी तरह एफएमसी है, लॉजिस्टिक है, ई कॉमर्स तक में 25 से 30% तक लेबर्स की कमी है। लेकिन जब ये नहीं था वायरस, उससे पहले की स्थिति में आइएगा तो भी मजदूर वहां पर बेरोजगार हो रहे थे। यानी मार्च से पहले चले जाइए इस देश में बेरोजगारों की तादाद, मार्च के बाद आइए बेरोजगारों की तादाद, और अब जब लॉकडाउन खुलने की परिस्थिति के बाद की स्थिति है कि वायरस से मजदूर और ज्यादा मरीजों की तादाद बढ़ने वाली है, इकोनॉमी और डामाडोल होने वाली है। इन सब परिस्थितियों में आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं होंगे और आपके पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। समझेगा कौन, संभलेगा कौन। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों से आज गुहार है, इस देश को समझे और ऐसे पॉलिटिशियंस के हाथ में इस देश की कमान को ना दें जो कि ना सिर्फ नाकाबिल हैं बल्कि किसी भी हालत में वह इस देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से चीजों से बचना चाहते हैं, सच को बता नहीं पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं कर पाते। एक ये स्थिति है। हम लोगों ने फूल बरसाए, तालियां बजाई, मोमबत्तियां जलाई, इनसे काम कैसे चलेगा। साइंटिफिक तरीके से आपको सोचना होगा और यह सोच शायद उस हायर एजुकेशन की कतार में दौड़ते भागते बच्चों को सचेत भी कर रहे हैं और वो सचेत उन्हें होना भी चाहिए कि अब उन्हें उस देश की राजनीति को भी समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।